हाय स्टूडेंट्स, आपका आज के फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आप एक चैप्टर पढ़ रहे थे, चौथा चैप्टर है और इस चैप्टर का जो नाम है वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब तक मैंने पहले दो वीडियो में जो पढ़ाया था वो आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ा दिए। मैंने पहले वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया था चालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह हो जाता है, जिनमें आवेश का प्रवाह हो जाता है, अर्थात उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा आवेश का प्रवाह हो जाता है और उनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। उनको चालक कहते हैं, जैसे लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम। फिर मैंने अचालक बताए थे। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता। जिनमें जब आवेश का प्रवाह नहीं होता अर्थात उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते और मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण इनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। इन पदार्थों को अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, लकड़ी, सूखी लकड़ी और ये पेन, कुछ भी प्लास्टिक अब बेटा देखो, इसके बाद अचालक दो प्रकार के होते हैं। एक इंसुलेटर होते हैं जिन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर, जिन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। इंसुलेटर यानी विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जिन्हें विद्युत क्षेत्र में, उच्च विद्युत क्षेत्र में रखने पर भी उनमें कोई विद्युतीय घटना नहीं होती, वे इंसुलेटर कहलाते हैं यानी विद्युत रोधी कहलाते हैं। और दूसरे अचालक कौन से होते हैं? पराविद्युत पदार्थ। कौन से होते हैं? पराविद्युत पदार्थ। पराविद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह तो नहीं होता, परंतु इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनके भीतर विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित होता है। इनके भीतर विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित होता है। कहां पे रखने पर? विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित होता है। बताओ बेटा, पराविद्युत पदार्थ और इंसुलेटर में क्या अंतर है? इंसुलेटर यानी विद्युत रोधी पदार्थ वे होते हैं जिन्हें विद्युत धारा का प्रवाह तो नहीं होता, जिन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनमें कोई विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता। और पराविद्युत पदार्थ वे होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रभाव तो नहीं होता, परंतु विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनके भीतर विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि यानी चालक और अचालक दो प्रकार के, विद्युत रोधी और पराविद्युत पदार्थ। अब इसमें दो प्रकार के आवेश होते हैं। मैंने आवेश के बारे में बताया। आवेश कितने प्रकार के? बद्ध आवेश और मुक्त आवेश, यानी बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। उसमें मैंने थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या था। बद्ध इलेक्ट्रॉन में ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्तीय कक्षाओं में बंधे होते हैं, उन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए उन इलेक्ट्रॉन को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में होते हैं, उन कक्षाओं की ऊर्जा ज्यादा होती है और वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और संपूर्ण पदार्थ में घूमते रहते हैं, परंतु इन्हीं के द्वारा ही विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। किसके द्वारा? मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा। इन्हें मुक्त आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब इसके बाद आपको बताया था मैंने पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण। ध्रुवण में आपको पराविद्युत पदार्थ तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो ध्रुवीय होता है और एक अध्रुवीय होता है। ध्रुवीय को हम विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखते हैं तो नेट विद्युत ध्रुव का आघूर्ण शून्य होता है। जब इन्हें विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो इनमें विद्युत ध्रुव का आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार जब ध्रुवीय पदार्थ को विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखते हैं
अध्रुवीय, देखो दो प्रकार के होते हैं ना, तो ध्रुवीय को विद्युत क्षेत्र में रखें तो जब ध्रुवीय पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके परमाणुओं, उसके अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण तो होता है, परंतु सभी की अक्षें एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में सभी की अक्षें एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण वो एक दूसरे के विद्युत ध्रुव के आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, इसलिए नेट आघूर्ण शून्य होता है। जब इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये विद्युत ध्रुव यानी अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गए तो नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गए। ऐसे ही जो अध्रुवीय है तो उनमें विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो कोई विद्युतीय प्रभाव भी प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन जब इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनावेश का केंद्र ऋणावेश के केंद्र से, धनावेश का केंद्र ऋणावेश के केंद्र से कुछ विस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? धनावेश का केंद्र ऋणावेश के केंद्र से कुछ विस्थापित हो जाता है। ये इस प्रकार विस्थापित होता है कि धनावेश तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में संरेखित होता है। इसलिए प्रत्येक अणु एक विद्युत ध्रुव की तरह कार्य करता है और प्रत्येक अणु का एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, जिसकी दिशा, जिसके कारण एक नेट विद्युत ध्रुव का आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ के भीतर एक नेट विद्युत ध्रुव का आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा किधर से किधर होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, यानी माइनस से विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत ध्रुव के आघूर्ण की दिशा किधर होती है? माइनस आवेश से प्लस आवेश। विद्युत ध्रुव के आघूर्ण की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, और इस पूरे द्विध्रुव आघूर्ण की जो नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। इस घटना को आपने पढ़ा था विद्युत ध्रुव का पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण, पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण। अब जो आप आगे आज पढ़ रहे हैं, अब के वीडियो में पढ़ रहे हैं, ये अलग टॉपिक है, यह धारिता टॉपिक है। कौन सा टॉपिक? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। बेटा चैप्टर अब शुरू होता है, अब तक चैप्टर में कोई विशेष नहीं पढ़ाया मैंने, अब इस टॉपिक से आपका चैप्टर शुरू होता है। आप ढंग से पढ़िएगा, ठीक है? सरल सा पढ़ाएंगे। और भाई फिजिक्स है, आपसे पहले वीडियो में बता चुके हैं, ये फिजिक्स से थोड़ा सा दिमाग होगा तभी आप इसको पढ़ पाएंगे। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, आपको कुछ देर बैठना है, आपको बैठने की आदत होनी चाहिए, तब आप इसको पढ़ पाएंगे। बैठ और फालतू की चीज़ों को नहीं सोचना है, केवल नॉर्मल होकर आपको पढ़ना है। ज़्यादा समझने के लिए ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना आपको। आपसे मैं आपको क्लास में भी बताता रहता हूँ, रियल क्लास में, तो उसमें भी आपसे यही कहता हूँ कि आप ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर मत डालिए। आप शांत होकर वीडियो को देखो, पहले नोट्स पढ़ो, यदि आप पे नोट्स हैं तो, जिन पे नोट्स नहीं है वो किताब पढ़ो, जिन पे किताब भी नहीं है तो कोई पासबुक पढ़ो, और फिर उस टॉपिक को, फिर वीडियो को देखो, फिर एक बार और किताब पढ़ो, फिर उसको एक बार लिख के देखो, तब आपको याद होगा। तो बेटा ये यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। ये विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, बहुत अच्छा टॉपिक है। पूरे चैप्टर में धारिता चलेगी। बेटा इसमें जब किसी भी चालक को हम आवेश देते हैं तो इसका विभव बढ़ता जाता है। ठीक कैसे बढ़ता जाता है? जैसे एक गिलास है, एक गिलास है, गिलास में बूंद बूंद कर पानी टपका हो, तो पानी का तल है ना ऊपर बढ़ता जाएगा। ऐसे ही जब किसी चालक को हम आवेश देते जाएं, क्या देते जाएं बेटा? आवेश देते जाएं, तो उस चालक का विभव बढ़ता जाएगा। विभव ठीक इसी प्रकार होता है जैसे गिलास में पानी आप भर रहे हो तो उसका तल होता है, उसका तल बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से विभव का मान बढ़ता जाता है। बताओ बेटा क्या है? जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उस चालक का विभव बढ़ता चला जाता है, बढ़ता जाता है। अर्थात इसका मतलब हो गया कि आवेश विभव, यानी विभव आवेश पर निर्भर करता है। विभव किस पर? आवेश पर। तो यहाँ पर Q समानुपाती V हो जाएगा।
बताओ क्या हो जाएगा बेटा, Q समानुपाती V। वैसे अभी धारिता तो अभी बताया नहीं, इसे ऐसे एक सिंपल सी परिभाषा, किसी चालक छड़ के आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को, किसी चालक छड़ या किसी छड़ या किसी वस्तु के आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को उस वस्तु की या चालक की या छड़ की धारिता कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत शब्द कहां से आया, आवेश की वजह से। पानी को ग्रहण करने का पानी की धारिता, किसी और चीज को ग्रहण करने की उसकी धारिता, किसी पदार्थ वस्तु छड़ द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को उस छड़ वस्तु या प्लेट की विद्युत धारिता कहते हैं। बेटा बताओ विद्युत धारिता किसे कहते हैं एक बार पे, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को, किसी चालक छड़ के आवेश को ग्रहण करने की क्षमता या किसी वस्तु को आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। आप आगे इसको बताएंगे विद्युत धारिता को, जब किसी छड़ को आवेश देते हैं तो उस छड़ का विभव बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आवेश देते जाएंगे वैसे वैसे विभव बढ़ता जाएगा, अर्थात Q समानुपाती V, Q समानुपाती V, Q समानुपाती V। अब Q बराबर C, Q बराबर कितना हो जाएगा C। यहाँ पे आप स्मॉल q का भी उपयोग कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो Q समानुपाती V और Q बराबर कितना CV, जहां C एक नियतांक है, जहां C एक नियतांक है, इसे विद्युत धारिता कहते हैं, इसे विद्युत धारिता कहते हैं। पता बेटा क्या है एक बार फिर, जब किसी चालक को या छड़ को या वस्तु को आवेश देते हैं तो उनका विभव बढ़ता जाता है, विभव बढ़ता जाएगा। इस स्थिति में आवेश विभव के समानुपाती होता है, आवेश विभव के समानुपाती होता है। तो इसलिए Q समानुपाती किसके हो गया, V के। Q बराबर कितना हो गया C, जहां C क्या है नियतांक है, C बराबर कितना लिख सकते हो Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। बताओ बेटा C बराबर क्या होगी, Q अपॉन V। अब इसका हम एक वक्र बेटा देखना, वक्र यहाँ पे तो V है और यहाँ पे क्या है Q। इसमें एक वक्र खींचे, जैसे जैसे आवेश बढ़ाया था आपने, क्या बढ़ाया था आवेश, उसका विभव भी क्या होता चला गया था, बढ़ता गया, विभव भी बढ़ता चला गया। तो एक सीधी रेखा आएगा। तो बेटा एक बार फिर सुनो, जैसे जैसे आपने आवेश को बढ़ाया ऊपर की तरफ, वैसे वैसे विभव भी बढ़ाता प्रकृति का है। जब विभव बढ़ा तो एक सीधी रेखा है, इनके बीच में हम कोण थीटा हो तो tan थीटा बराबर कितना ले सकते हो आप, तो tan थीटा बराबर यहाँ पे लंब डाल दो ऐसे, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया यहाँ पे भी, tan थीटा बराबर 2 अपॉन 2। बेटा इसको c से प्रदर्शित, tan थीटा यहाँ पे क्या है c है, tan थीटा क्या है c, तो q बराबर c। इस तरह से आप हो तो आपने लिखा q बराबर c, इसे आप अपने अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। बेटा c क्या है, विद्युत धारिता। आप इसकी दूसरी परिभाषा कैसे बनाओगे, वो इसकी परिभाषा इस तरह से बन जाएगी, एकांक किसी चालक के एकांक विभव पर दिए गए आवेश को, एकांक विभव पर दिए गए आवेश को, किसी चालक के एकांक विभव पर दिए गए आवेश को उस चालक की धारिता कहते हैं। किसी चालक के एकांक विभव पर, विभव कितना बताओ, एकांक विभव पर उसके आवेश को उस चालक की धारिता कहते हैं। कैसे, किसी चालक के एकांक विभव पर
आवेश की मात्रा को उस चालक की धारिता कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा है इसकी और किसी चालक के आवेश और विभव के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। बेटा कितनी परिभाषा दी आपने धारिता के? तो धारिता की 3 परिभाषा। किसी चालक के आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को, किसी वस्तु के आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को, किसी क्षण के आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को उनकी धारिता कहते हैं। उनकी धारिता, जो चीज उनकी सबकी धारिता कहते हैं। फिर आपको बताना है क्यों समानुपाती नियम है, इस तरह से आप बता देंगे। जहां C एक नियतांक है, C क्या एक नियतांक है, इस नियतांक को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। फिर आपको बताना है C, अब बताना है यहाँ से C बराबर कितना हो गया? Q अपॉन P। यार हाँ, ये एक्स्ट्रा है, हो सकता है कि मैंने नोट्स में नहीं लगाया, क्योंकि आप जानते हैं नोट्स को हम थोड़ा शॉर्ट कर दें और बोर्ड पर हम एक्स्ट्रा पढ़ाते जाते हैं, एक्स्ट्रा बहुत पढ़ाते हैं। अब बोर्ड पे एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा लिखवाते भी हैं, लेकिन बोर्ड पर कुछ एक्स्ट्रा ही बताने चलते हैं। ऐसे क्लासरूम में, ऐसे वीडियो रूम में। तो देखो आप बेटा, जब हमने प्रैक्टिकली देखा कि जैसे जैसे आपने आवेश को बढ़ाया वैसे वैसे विभव को तो बढ़ा था ना, तो जब एक चीज को बढ़ा रहा है दूसरी चीज भी बढ़ रही है, तो एक सीधी रेखा बन रहा था। क्या कर रहा हो? सीधी रेखा। जब एक चीज को बढ़ा रहे दूसरी अपने आप बढ़ रही हो, तो उनमें वक्र खींचे तो एक सीधी रेखा आता है। तो कौन सी रेखा है? सीधी रेखा। तब इसमें थीटा बराबर हम देखें tan थीटा बराबर कितना होता है? Q अपॉन P बराबर C। बेटा ये Q बराबर कितना होगा? C, जैसा यहाँ ऐसे यहाँ होगा। अब C क्या है? C धारिता। इसकी एक परिभाषा फिर क्या होती है बेटा? इससे किसी चालक, छड़ या वस्तु के एकांक विभव पर, कितने विभव पर? एकांक विभव पर आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को उस चालक की धारिता कहते हैं। एकांक विभव पर आवेश की मात्रा को उस चालक की धारिता कहते हैं। तो बेटा इसके बाद आपने ये कर लिया, इसके बाद एक और परिभाषा आपकी क्या हो सकती है? किसी चालक के आवेश, किसी चालक के आवेश और विभव, किसी चालक के आवेश और विभव के अनुपात को, किसको बताओ? किसी चालक के आवेश और विभव के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। समझ में आया बेटा? फिर इसके बाद और देखो, इसकी एक मात्रा बता पहले, इसका मात्रा कूलाम, इसका दूसरा मात्रा है फैराडे। फैराडे नहीं है, फैराडे। फैराडे किसका मात्रक है? आवेश का। आवेश का मात्रक दूसरा क्या है? कूलाम। कूलाम भी बड़ा मात्रक है, पर सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। आवेश भी बड़ा मात्रक है, परंतु इनमें भी सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। पर मैं फैराडे नहीं कह रहा, हमें फैराडे मैं फैराड कह रहा हूं यहां पे। ये फैराड क्या है? मात्रक है। बताओ बेटा, फैराड बराबर आप ऐसे लिख सकते हो, फैराड बराबर कूलाम अपॉन वोल्ट। मैं यहां पे एक लिख दूं, यहां पर भी एक लिख दूं, यहां पर भी एक। आप कह सकते किसी चालक को 1 वोल्ट के विभवांतर पर उसके 1 कूलाम आवेश, किसी चालक के 1 वोल्ट विभव पर 1 कूलाम आवेश को उस चालक की धारिता उस चालक की धारिता 1 फैराड होती है। कैसे देखो, 1 फैराड की परिभाषा देंगे। किसी चालक का विभव 1 वोल्ट है, उस चालक का आवेश 1 कूलाम है, तब उस चालक की धारिता 1 फैराड होगी। क्या होता है बेटा? किसी चालक
किसी चालक का विभव 1 वोल्ट है, किसी चालक का विभव 1 वोल्ट है, उस पर 1 कूलाम आवेश है, तब उस चालक की धारिता 1 फैराड है। विद्युत धारिता की परिभाषा आप सिंपल तरीके से कैसे लिखेंगे? जब किसी चालक, पहले तो वो वाली परिभाषा, किसी चालक को आवेश के ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। कितना बताओगे? फिर बताओगे, जब किसी चालक को आवेश देते जाते हैं तो उस चालक का विभव बढ़ता जाता है, अर्थात आवेश विभव के समानुपाती होता है। आवेश विभव के समानुपाती होता है। Q समानुपाती P, और फिर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट क्या होता है? वो धारिता होती है। फिर आपको बताना है बेटा, ये धारिता मात्रक आ गया आपका फैराड, क्या आ गया? फैराड। अब इसकी विमा देखते हैं। ये चौथी पांचवी विमा होगी। जब से आपको पढ़ाया मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी विमाएं बताई आपको मैंने। एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, इसकी विमा पता बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। फिर इसके बाद बताया विद्युत फ्लक्स की विमा, विद्युत फ्लक्स की विमा। मुख्य विमाओं में बता रहा हूँ विद्युत फ्लक्स की विमा। फिर मैंने आपको मुख्य विमाओं में बताया विद्युत फ्लक्स के बाद विद्युत विभव की विमा, विद्युत विभव की विमा। और अब ये चौथी विमाएं, किसकी विमा बताओ? विद्युत धारिता की विमा। मुख्य रूप से अभी तक मैंने आपको 4 बताए, वैसे तो कई बताई हैं, पर जो मुख्य हैं, जो पेपर में संभावनाएं इनकी आने की, तो वो इनमें से होती है। किस किस की? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत फ्लक्स, विद्युत धारिता, विद्युत विभव, विद्युत धारिता। अब तक 4 है। वैसे और कौन कौन सी बताई है मैंने विद्युत रूप के आघूर्ण की विमा बताई, आवेश की विमा बताई, और फिर मैंने बताया पृष्ठीय आवेश घनत्व की, और पृष्ठीय आवेश घनत्व की, रेखीय आवेश घनत्व की, और आयतन आवेश घनत्व की विमा मैंने आपको बताई। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ विद्युत धारिता की विमा बता रहा हूँ। विमीय सूत्र, धारिता का विमीय सूत्र बता रहे हैं। धारिता का विमीय सूत्र, पहले सूत्र लिखो इसका। बताओ C बराबर कितना होता है? C बराबर होता है Q/V। C बराबर Q/V। बताओ बेटा, अब हमें वोल्ट की इसका मात्रक तो पता ही नहीं, इसकी विमा नहीं पता, तो फिर कैसे करेंगे? मैंने तो आपसे कहा है ना, केवल 6-7 विमा आपको याद होनी चाहिए, शेष विमा तो आप बनाएंगे। तो कौन कौन सी विमा याद होनी चाहिए? क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, बल और कार्य यानी ऊर्जा। इतनी यानी 6 विमाएं आपको पता होंगी। कितनी विमा? 6 विमा यदि आपको पता है तो आप किसी की विमा बना सकते हो। तो देखो बेटा, इसमें इसकी आवेश की विमा कितनी होती है बेटा? 1। पहले आप सूत्र से करो क्योंकि अभी तक तो इसकी विमा नहीं पता। Q/W/Q, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र W/Q। बेटा ये कहां जाएगा? ऊपर Q²। अब तो मेरे हिसाब से आपको आवेश की विमा तो पता है ना, 80 होती है। आवेश की विमा कितनी? 80। 8 एम्पियर, T मतलब 9, A² T² अपॉन कार्य की विमा यानी ऊर्जा की विमा mL² T-2। बताओ बेटा कितना? ये देखो ना, जो प्लस की है ना वो सब इधर आगे, A² T+2 n-1 L-2। ये धारिता की विमा होगी। किसकी विमा है ये? धारिता, विद्युत धारिता की विमा है। इसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो। एक इसमें और है, ये इसके जो मात्रक है धारिता के, फैराड तो बड़ा मात्रक है, छोटा मात्रक माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड, इसको पिकोफैराड भी कहते हैं, इसको पिकोफैराड भी कहते हैं। पिकोफैराड कितने बताओ? माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड, पिकोफैराड, ये मात्रक है इसके। मुख्य रूप से जो छोटे मात्रक हैं आप देखेंगे आगे। गोलीय चालक की धारिता निकलवा रहा हूं, एक डेरिवेशन है छोटा सा। गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ, इस पे
स्पेरिकल कंडक्टर, स्पेरिकल है, स्पेयर भी चल जाएगा, स्पेरिकल कंडक्टर। बेटा ये सरल सा एक डेरिवेशन है, उसको हम करते हैं, आपको समझ में आएगा। एक गोलीय चालक है, उसकी त्रिज्या कैपिटल आर या स्मॉल आर, एक गोलीय चालक है, ये गोलीय चालक है, और आप सोचो इसकी त्रिज्या कितनी, कैपिटल आर है, कैपिटल आर मानी मैंने अपनी ओर से कैपिटल आर मानी। अब इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया, प्लस क्यू आवेश, तो बताना बिंदु चित्र रेखाएं इसके बाहर निकलेंगी, आपको इस बिंदु पर बताओ बेटा, पी बिंदु पर विभव, इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर इस जगह पर विभव पृष्ठ पर आप लिखेंगे इसकी थ्योरी, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है, इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, तब इसके पृष्ठ पर विभव, कितनी सरल सी थ्योरी, तब इसके पृष्ठ पर विभव, पृष्ठ पर विभव, पृष्ठ पर विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। फिर आप इसको और बढ़ाएंगे आगे, लेकिन धारिता C बराबर कितना होता है, लेकिन धारिता C बराबर विद्युत धारिता C बराबर Q बटे B, बेटा Q बटे B होता है, तो C बराबर Q और जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, जहां से ये कट जाएगा तो C बराबर आ जाएगा, देखो ये संख्या नीचे वाली कहां आती है, ऊपर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यहां से तो ये कट गया। इस तरह से किसकी धारिता है, गोलीय चालक की धारिता, यह गोलीय चालक की धारिता है, इसे फैराड, इसकी फॉर्मूला क्या होता है, फैराड, इसकी धारिता है गोलीय चालक की धारिता। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, उसको अपनी ओर से लेते हैं, आपको समझ में आए। देखो कितना सिंपल सा है, एक गोला है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, तब इसके पृष्ठ पर विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R होता है। अब बिंदु धारिता C बराबर Q बटे B होता है, इनका मान लगा दिया और कितना आ गया, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इतना सही डेरिवेशन होता है। अब मैं इसके क्योंकि छोटा डेरिवेशन बताया आपको, तो इसका एक सवाल लेते हैं, बहुत अच्छा, पृथ्वी की धारिता याद करो, कितना क्वेश्चन है, केवल इतना है, पृथ्वी की धारिता याद करो, पृथ्वी की धारिता, एक क्वेश्चन है, पृथ्वी की धारिता याद करो, ये तो धारिता याद करो, देखो कैसे करेंगे, बताओ बेटा, पृथ्वी है ये पृथ्वी एक गोला है, इसकी जो त्रिज्या होती है पृथ्वी की वो 6400 किलोमीटर होती है, 6400 किलोमीटर, इसे R से परिवर्तित करते हैं, यानी R बराबर कितना हो गया, ये याद होना चाहिए, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। अब बताओ बेटा ये त्रिज्या R है, आपको पता ही है R बराबर कितना हो गया, 6400 किलोमीटर। अब इसमें 64 6.4 गुना 10⁶ मीटर, एम्पियर पद्धति। अब बताना आप C बराबर कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, लेकिन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, we have 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 गुणा 10⁹ कितना होता है, इसे उल्टा करना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/9 गुणा 10⁹ इस तरह से होता है, 9 गुणा 10⁹ होता है।
मतलब 1/9 गुना 10 की घात 9 और 64 6.4 गुना 10 की पावर 6 यह आ जाएगा 6.4 बटे 9 गुना 10 की पावर 6 माइनस 9। बताओ बेटा यहाँ पे c बराबर कितना लिख सकते हो आप? 6.4 बटे 9 गुना 10 की पावर -3। मैं यहाँ पे इसे ऐसे कर लूं 64 तो मुझे भाग देना है 64 गुना 10 की घात -4 लिख दूं। पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे माइनस हटा दिया जो क्या इसे आगे और बढ़ाएं t बराबर मैं 711 लिख रहा हूँ यहाँ 10 की घात -6। आप बताओ 10 की घात -6 माइक्रोफैराड है। 711 माइक्रोफैराड बहुत कम धारिता है। पृथ्वी एक विशाल चालक है, पृथ्वी एक विशाल चालक है लेकिन उसकी धारिता कितनी आई है? माइक्रोफैराड। इसका मतलब ये धारिता बड़ा मात्रक का फैराड तो छोटे मात्रकों में ही हम उपयोग करते हैं, छोटे मात्रकों में ही इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार अब अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, तब तक आप इसमें जो पढ़ाया गया है सरल से ही पढ़ाया गया है उसको देखिएगा। मैंने इसमें केवल 2-3 चीज बताई हैं। एक तो धारिता, विद्युत धारिता किसे कहते हैं? किसी चालक के आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। फिर मैंने आपको एक डेरिवेशन करवाया है, वो है गोलीय चालक की धारिता c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। फिर मैंने एग्जांपल